हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत वर्मा आपका हमारे यूपीएससी जीत फिक्स चैनल में स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का एक और नया स्पेशल कोर्स। इस स्पेशल कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट कवर करेंगे कि यहां पर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड कैसे कब कहां प्रश्न बनता है, कैसे प्रश्न बनेगा, इन सभी चीजों को साथ ही में पढ़ाते हुए चलेंगे और इसके साथ ही साथ इसकी टेस्ट सीरीज भी साथ ही में चलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और इसके बाद में क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको कुल मिलाकर के 11 चैप्टर देखने को मिलते हैं। इन 11 चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में 11 चैप्टर मिलते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये जानने को मिलेगा कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। यानी कि अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में देखोगे तो इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास देखने को मिलता है। तो प्राचीन भारत के विषय में हम क्या क्या जान सकते हैं, इस चीज को पढ़ेंगे। लोग कहां रहा करते थे, इस चीज को पढ़ेंगे। और इसके बाद में देश का नाम हमारे कैसे पड़ा, ठीक है, देश का नाम हमारे देश का नाम कैसे पड़ा और अतीत के बारे में जो भी हम जानते हैं वो कैसे जानते हैं, इनके बारे में हमको कैसे पता चला, कब्रों से हमको कैसे जानकारियां मिली, ठीक है, अभिलेखों से हमको कैसे जानकारियां मिली। तो इस चीज के विषय में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में जो लोग रहते थे वो अपने भोजन का उत्पादन कैसे करते थे, वो आखेट संग्रह कैसे किया करते थे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 में आरंभिक नगरों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता हो गई, इनके बारे में। फिर ऐसे करके 11 चैप्टर पूरे दिए गए और 11 चैप्टरों में प्राचीन भारत का इतिहास आपको देखने को मिलता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। अगर आपको इसके नोट्स परचेज नहीं करने हैं तो जो जो पॉइंट यहां पर दिए गए आप इन सभी पॉइंटों को नोट करते चलिएगा, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। यहां पर कैसे प्रश्न बनेगा ये भी चीज हम साथ में ही आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और ज्योग्राफी की क्लास जो हमारे चैनल पर चल रही है वो चलती रहेंगी और हमारे दूसरे चैनल दृढ़ संकल्प 2.0 पर ज्योग्राफी की एक और नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखो भाई, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है वो क्या है, कैसा है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न दिया गया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं, यानी कि आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति के साथ में काम करने जा रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति के या फिर उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना आवश्यक होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको प्राचीन भारत को समझना है तो आपको प्राचीन की भारत के विषय में हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज को पता लगाना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि अतीत के बारे में हम लोगों की दिनचर्या को जान सकते हैं कि लोग किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को, लोगों की दिनचर्या कैसी थी, लोग किस प्रकार से रहते थे, यानी कि जैसे कि लोग क्या खाया करते थे, ठीक है, क्या खाते थे, कहां पर रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, ये चीजें हम जान सकते हैं। यानी कि लोगों की दिनचर्या को हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि हम आखेटक को शिकारी कहा जाता है। आजकल आप लोग देखते हैं कि शिकार काफी ज्यादा होने लगे हैं, ठीक है। तो जो शिकारी लोग होते हैं, हम शिकारियों के विषय में जान सकते हैं। शासकों के बारे में जानकारियां पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन शासक पहले रहा करते थे। पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, वैज्ञानिक, संगीतकारों और कलाकारों के जीवन के विषय में भी हम भारी यानी कि बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इनके विषय में हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की भी हैं और कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे थे कि यहां पर प्रश्न बनता है, यहां पर प्रश्न बनेगा कि भाई हम अतीत के बारे में निम्नलिखित में से क्या जान सकते हैं, और आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा। ऑप्शन ए कर देगा क्या खाते थे, ऑप्शन बी रख देगा कि किस प्रकार के घरों में रहते थे, ऑप्शन सी रख देगा कि जन्म और मृत्यु दर कितनी थी, और ऑप्शन डी रख देगा कि किस प्रकार के गीत गाए जाते थे। देखो, हम अतीत के बारे में सब कुछ जान सकते हैं कि भाई क्या खाते थे, लोग कहां रहते थे, ठीक है, उनकी दिनचर्या क्या थी, शिल्पकार, शासक, पशुपालक, सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान सकते हैं कि पहले जन्म दर और मृत्यु दर कितनी थी,
ठीक है। तो हम इतनी चीजों की, इन सभी लोगों के विषय में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, बच्चे कौन से खिलौने खेला करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाए जा सकते थे, गीत गाए जाते थे, ये सब हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। और अतीत के बारे में अभी तक हम काफी जानकारियां प्राप्त कर चुके हैं, और आगे भी हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं वो अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं, और आगे भी हमको बहुत अधिक जानकारियां प्राप्त होंगी। ठीक है। तो यहां पर प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, आपको सामने 4 ऑप्शन देगा कि अतीत के बारे में निम्नलिखित में से क्या जान सकते हैं या फिर क्या नहीं जान सकते, और आपको उसका उत्तर देना होगा। तो इतनी चीजें हैं लोगों की दिनचर्या के बारे में, और ये जो लोग दिए गए इनके बारे में हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में नाटक कैसे देखा करते थे, कहानियां कौन सुना करते थे, बच्चे कौन से खिलौना खेला करते थे, गीत क्या क्या गाए जा सकते थे, इतनी चीजों के विषय में हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, यानी कि प्राचीन भारत के विषय में जान सकते हैं। अब अगला पॉइंट मिलता है, लोग रहते कहां थे। देखो भाई, प्राचीन भारत है, ठीक है, और प्राचीन भारत में ऐसे सुंदर सुंदर महल तो होते नहीं थे। ठीक है। प्राचीन भारत का अर्थ हुआ जाकर के कि प्राचीन भारत के इतिहास या फिर कहें कि प्राचीन इतिहास का अर्थ ये हुआ जाकर के कि किसी भी प्रकार का विकास नहीं है। ठीक है। किसी आधुनिकता नहीं है उस टाइम। ठीक है। तो जब आधुनिकता नहीं है, मॉल नहीं है, होटल नहीं है, तो लोग रहा कहां करते थे। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट मिलता है कि कई लाख वर्ष पूर्व, यानी कि आज से बहुत समय पहले क्या था, नदियों, तालाबों इत्यादि के पास में लोग रहते थे, क्योंकि यहां इन लोगों को शिकार करने के लिए जानवर और प्राकृतिक चीजें जैसे कि फल, सब्जी, जड़ इत्यादि प्राप्त हो जाती थी। अब आप कहोगे कि भाई जो लोग थे उन्होंने नदियों और तालाबों के पास में ही रहना क्यों आरंभ किया। अब आप भाई कहां पर रहना चाहोगे? आप एक ऐसी जगह जो कि बंजर इलाका है वहां रहना पसंद करोगे, या फिर ऐसी जगह पर रहना पसंद करोगे जहां पर आपको रोजगार मिल जाए, खाने पीने की सामान मिल जाए, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा स्कूल मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, जहां पर आपको रोजगार मिले, हर तरह की सुख सुविधा हो, आप वहीं पर रहना तो पसंद करोगे। अब जो प्रारंभिक लोग थे, ठीक है, जो प्रारंभिक मानव थे, फिर कहेंगे जो प्राचीन भारत के लोग थे कई लाख वर्ष पूर्व, ये लोग नदियों और तालाबों के पास रहा करते थे। इसका प्रमुख रीजन ये था कि नदियों और तालाबों के पास में पानी पीने के लिए जानवर आते थे, तो उनका ये शिकार कर लेते थे। अब चूंकि नदी और तालाबों के पास में पानी होता था, तो वहां पर प्राकृतिक चीजें जैसे कि फल, सब्जी, जड़ इत्यादि चीजें वहां पर उगाती थी, तो उनको खा करके ये अपने जीवन का वहन कर सकते थे। तो इस वजह से लोग नदी और तालाबों के पास में रहते थे। अगला पॉइंट मिलता है, इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे, जो कि आसपास के विशाल संपदा से परिचित थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। अब देखो, संग्राहक, तो इसका तो अर्थ आपको पता होगा। संग्राहक अर्थ हुआ कि जिस किसी चीज का संग्रह करने वाला, यानी कि जमा करने वाला, रखने वाला। ठीक है। तो जो ये लोग रहा करते थे, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि कुशल संग्राहक थे, जो आसपास की जो भी विकसित संपदा हो या फिर विशाल संपदा हुआ करती थी, उनसे कुछ चीजें लाते थे और अपने लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। और आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने हजार वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पूर्व, नोट कर लीजिएगा, यहां पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है। और यहां पर प्रश्न बन सकता है कि कुशल संग्राहक किसे कहते हैं। ठीक है, यहां पर प्रश्न बन सकता है कि कुशल संग्राहक किसे कहते हैं। यहां पर प्रश्न बन सकता है इस पॉइंट में कि आज से कई लाख वर्ष पूर्व लोग कहां पर रहा करते थे, या फिर कहें कि किस स्थान पर रहा करते थे, तो ये नदी और तालाबों के पास में रहते थे। ठीक है। और कुशल संग्राहक किसे कहते हैं, ये भी पॉइंट है। इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है, आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना सुलेमान और किरथा की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजाना आरंभ किया था। देखो, यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना और नोट कर लेना। कहां पर? सुलेमान और किरथर, यानी कि ये वाला इलाका जो है, जो आज आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है, हमारे भारत का। ठीक है। ये पहले जब अखंड भारत था तो ये सब भारत में ही जुड़ा था, ये सब पूरा भारत में जुड़ा था। ठीक है। तो ये किरथर और सुलेमान जो कि हमारे भारत का हिस्सा था, यहां पर सबसे पहले आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ की खेती करना आरंभ किया गया था, यानी कि यहां पर इन चीजों को उपजाना शुरू किया गया था। और उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता जैसे जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया था। और ये लोग गांव में रहते थे, याद रखना, यहां पर गांव बसाए गए थे और गांव में इन लोगों ने रहना आरंभ किया था। ठीक है। अब यहां पर प्रश्न ऐसे बनेगा कि आज से कितने वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उपजाना आरंभ किया था? उत्तर देंगे 8000 वर्ष पूर्व।
पूर्व, या फिर आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना कहां पर आरंभ किया था, तो आप कहेंगे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के क्षेत्रों में। ठीक है, तो प्रश्न कई तरह से बनता है, समझते चलिए, याद करते चलिए। देखिए ये आपका सुलेमान और किरथर का इलाका, ये पहाड़ी वाला इलाका है, यहीं पर उपजाना आरंभ किया गया था। अगला पॉइंट मिलता है, गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, जो कि आज बलूचिस्तान में यहां से प्राप्त होती है। अब आप कहो कि मेहरगढ़ कहां पर है, ठीक है, तो ये बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। ठीक है, तो बलूचिस्तान जो कि आज मतलब बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। ठीक है, तो यहां से गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते। अगला पॉइंट मिलता है, नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल जो हैं, ठीक है, जिसको आज हम लोग खाते हैं, कई प्रकार के चावल आते हैं। अब तो मतलब चावल की कई सारी वैरायटियां आ गई हैं, आपको 10 रुपए से लेकर के 100, 150, 200 रुपए तक के चावल मिल जाएंगे। ठीक है, कई सारी वैरायटियां हैं, लेकिन पहले सबसे पहले जो चावल उपजाया गया था, ठीक है, चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य, नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, ये संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए थे। कहां पर? संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए। ये साक्ष्य आज से लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। यानी आज से लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व लहुरा देव में, कहां पर? लहुरा देव में इसको उपजाना आरंभ किया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना। अब यहां पर भी प्रश्न बनेगा, ठीक है, प्रश्न कैसे बनेगा इस चीज को भी आप याद रखिएगा। यहां पर प्रश्न बनेगा कि नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से पाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन आपको 4 दे देगा, लहुरा देव में, मेहरगढ़ में, हड़प्पा में, या फिर मगध में। आपको उत्तर देना होगा लहुरा देव में, जो कि संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर के लहुरा देव में। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर लहुरा देव कहां पर है। देखिए हम ज्यादा वो ढूंढा खकोरी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम अधिक लगेगा। ठीक है, शायद इसमें मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बाद में ढूंढ लेना। ठीक है, और इसके बाद में अगला पॉइंट मिलता है, गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। देखो कृषि का विकास कई सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे होने लगा था, लेकिन प्राचीन भारत में अगर आप देखोगे तो गारो और मध्य भारत की जो विंध्य पहाड़ी है, ठीक है, कहां? गारो खासी वाली इलाका, और जो विंध्य भारत की, देखिए गारो पहाड़ी ये वाला इलाका हो गया। ठीक है, और विंध्य वाला आपका ये पहाड़ी हो गई। यहां पर इन दो एरियाज में क्या हुआ था, प्राचीन भारत में क्या है कि खेती करने की, कृषि का विकास करने के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद में लगभग आज से 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। ठीक है, इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता जो थी उसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना गया। अब देखो सिंधु नदी के किनारे विकसित सभ्यता जो थी, जो सिंधु नदी के किनारे जो विकसित आरंभिक नगर थे, उनको क्या नाम दिया गया? सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न यहां पर पूछा जाए कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का जो विकास हुआ था, इन नगरों को क्या नाम दिया गया, या फिर इन विकसित सभ्यता को क्या नाम दिया गया, तो आप उत्तर करेंगे कि सिंधु सभ्यता। आपसे अगर प्रश्न यहां पर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का विकास आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व, यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। देखो अगर आप हड़प्पा का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और अभी भी यहीं भी आपको पता चल रहा है कि जो आपकी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था आज से 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, और इसके बाद में गंगा नदी के किनारे जो सहायक, गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास हुआ वो आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, तो आप इससे डायरेक्ट ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी सिंधु सभ्यता है वो ज्यादा पुरानी सभ्यता है, वहां पर नगरों का विकास पहले हुआ था। ठीक, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि आज आप बिहार जिस नाम से जानते हैं, तो जो बिहार है, बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है इसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे, और इन शासकों ने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये आज से कई वर्ष पूर्व, यानी कि आप कह सकते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 6ठी शताब्दी में इनका यहां पर क्या हुआ था कि इसका विकास हुआ था। ठीक है,
इसमें मतलब ये छठी ईसा पूर्व छठी शताब्दी में इसका बहुत ही अधिक मतलब उत्कर्ष हुआ था। ये अपने चरम पर था, मतलब यहाँ पर बहुत ही विकास हुआ था। आज अगर आप बिहार में जाकर के देखोगे तो मतलब इतना अधिक गरीबी वहां पर देखने को मिल रही है कि वहां के जो गरीब समुदाय के लोग हैं वो अलग अलग स्टेट में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले अगर आप देखोगे, ठीक है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में तो जो बिहार है ये, इसे पहले मगध नाम से जाना जाता था, और मगध में यहां पर बहुत अधिक विकास था, बहुत अधिक संपन्नता थी, ठीक है। ये साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था, ठीक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है इनका नाम है बिंबिसार, याद कर लीजिएगा, बिंबिसार, ठीक है। बिंदुसार जो थे इन्होंने इस पर अपना मतलब क्या है, अपना कब्जा किया था, मतलब बिंदुसार जो था वो इस पर राज किया था। बिंदुसार ने कब्जा तो नहीं किया था, कब्जा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, ठीक है। और बिंबिसार ने जो तो मगध का की स्थापना की थी, वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। और बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक। अब अगले पार्ट में जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे और